मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? जी बिल्कुल। चलिए, तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं एकदम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं माइंड मैथ सीरीज के। पहला लिया रियल नंबर और दूसरा पॉलिनोमियल। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 3, जो कि है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये तो एक माइंड मैथ सीरीज है, इसको हम कवर करेंगे वही जैसा हर वीडियो कवर करते हैं 30 मिनट में, तो उसी तरह इसको भी कवर करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा इसको सिर्फ सोच रहा है कि एक बार इसको पढ़ा हुआ हो, मतलब एक बार, तो उसको आप ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सोच रहे हैं कि चलिए माइंड मैथ सीरीज देख लेंगे, उसके बाद हम पूरा कवर हो जाएगा सिलेबस। नहीं, इतना छोटा सिलेबस भी नहीं। हाँ छोटा है, लेकिन इतना छोटा भी सिलेबस नहीं है क्लास 10 का कि आप सोचें कि हम 30 से 40 मिनट में एक पूरा चैप्टर कवर कर दें। कतई नहीं हो सकता। हाँ ये है कि सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करा सकते हैं, सारे फॉर्मूले याद करा सकते हैं, रिवीजन के तौर पर अच्छा वीडियो है ये। लेकिन सोच रहे हैं अगर पूरा एग्जैक्टली हम सोचें तो वो नहीं सकता, क्योंकि इस पे हमने 3-4 वीडियो हमने बना के आपको दिया था। तो अगर आप लोगों के, आई होप बहुत दिन की बात हो गई है क्योंकि हमने बहुत पहले ही इसको कवर अप करा दिया था, तो आई होप आपने उसको देख लिया होगा। नहीं भी देखा है तो आपने आई होप पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं ना कहीं से आपको पढ़ कर आइए, तब आप इस वीडियो को देखिए। सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अर्णव मिश्रा एंड दिस इज योर साइड वोटिंग फॉर द चैनल सेल, यानी सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। और उसके साथ साथ स्वागत करता हूं यूट्यूब के एक अमेजिंग बैच पे, इसका नाम है कदम तैयारी का। तैयारी के प्रति हम अपने कदम बढ़ा ही रहे हैं। देख रहे हैं कि हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वालिटी में वीडियो भी पहुंचा रहे हैं विद फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आज हम इस लेक्चर में क्या सीख सकते हैं, बात करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह क्वेश्चन आते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले देखो, हमारा तो मानना भैया ये, सबसे पहले आपको चैप्टर का, जी बिल्कुल, तो सबसे पहले आपको चैप्टर का मीन समझ में आना चाहिए। अगर आपको चैप्टर का मतलब समझ में नहीं आता है तो क्या मतलब, भाई चैप्टर ही नहीं समझ में आया। तो चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं। चैप्टर कह रहा था पेयर ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब जोड़ा, इसको क्या बताया भैया, पेयर है कोई चीज। लीनियर इक्वेशन हमने पॉलिनोमियल डिस्कस किया था, जो कि लीनियर हो, यानी कि जिसकी डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, वो होता है हमारा लीनियर, वो होता है लीनियर टू वेरिएबल्स। अभी तक पॉलिनोमियल सिर्फ एक वेरिएबल्स देखते थे, लेकिन अब कितने देखेंगे, 2 वेरिएबल्स, मतलब A to Z तक के सारे अल्फाबेट हमारे वेरिएबल्स कह जाते हैं इन मैथमेटिक्स में सारे वेरिएबल्स कह जाते हैं। चैप्टर मतलब समझ में आया कि पेयर होगा, यानी कि लीनियर इक्वेशन होगा, डिग्री ऐसा इक्वेशन होगा जिसकी डिग्री होगी 1, उसमें वेरिएबल यूज किए जाएंगे 2, और वो भी किसमें होगा, पेयर में होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कहूं 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 9y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। या फिर कंफ्यूज ना हो आप, इसके लिए मैं थोड़ा सा यहां माइनस कर देता हूं, यहां प्लस कर देता हूं। अब आप ध्यान समझिए, यहां पर देख रहे हैं कि ये जो 2 इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। कैसे, पहली चीज तो 2 है तो पेयर है। अगली बात, 2 वेरिएबल हैं, एक x और एक y है, तो 2 वेरिएबल्स भी हो गया, और लीनियर भी है, x पावर 1 है, y पावर 1 है। तो कहीं ना कहीं चैप्टर का मतलब ये कहता है कि पेयर ऑफ डिविजन, मतलब कि इस चैप्टर में पूरे में हम बस इसी की बात करने वाले, ऐसा नहीं इस इक्वेशन की बात करेंगे, हाँ इस तरह की इक्वेशन की बात करेंगे, जिसमें इक्वेशन आपको हमेशा इक्वेशन 2 ही दी जाएंगी, 2 इक्वेशन दे दी जाएंगी, और आपसे कहा क्या जाएगा कि हाँ इसमें कुछ फाइंड करो, उसके सोल्यूशन निकालो वगैरह वगैरह आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपसे पूछा क्या जाएगा, इसमें थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसमें थोड़ा नामकरण रखना चाहूं तो इसको मैं A बोल सकता हूं, इसको मैं B बोल सकता हूं, इसको मैं C बोल सकता हूं। अब ये हमेशा तो मैं ऐसा बोलूंगा नहीं, क्योंकि भैया 2 इक्वेशन है, तो इसको मैं बोल दूंगा A1, इसको B1, इसको C1, इसको बोल दूंगा A2, इसको बोल दूंगा B2, इसको बोल दूंगा C2। कैसे, देखिए यहां पर एक बात समझिए, मैं चाहता तो यहां पर इसका अलग, लेकिन स्टार्टिंग में ABC रखा, तो भैया अगर 2 इक्वेशन है तो कुछ चेंज करना पड़ेगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, इसको A1, इसको B1, इसको C1, इसको A2, इसको B2, इसको C2।
आप ऐसा नहीं सिर्फ इस नीचे वाले को A2 B2 C2 वाले, आप इसको भी लिख कर सकते हैं। जिसको A2 लेट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग में A1 लेट कर लेंगे, जिसको B2 लेट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग में B1 लेट कर लेंगे, जिसको C2 लेट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग में C1 लेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां से मैं वैल्यू निकालूं तो A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है हमारी 3, उसी तरह यहां पर B1 की वैल्यू है 4, B2 की वैल्यू है -9, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर C1 की तो वो है -6 और C2 की वैल्यू है यहाँ पर 11, ठीक है, प्लस का 11 तो 11, ठीक है। तो ये वैल्यू है यहाँ पर। अगर पूछे कोई, अगर आपको इस तरह की क्वेश्चन दिया है, पूछे सबकी वैल्यू क्या है, तो A1 की वैल्यू ये है, ये B1 की वैल्यू, हाँ हो सकता है कि आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि A1 की वैल्यू हो 3 और A2 की वैल्यू हो 2, तो आपको सभी चेंज करना पड़ेगा, सभी को यहाँ पर 9 करना पड़ेगा, -9 यहाँ पर 4, इससे आपको चेंज करना पड़ेगा। आई होप आपको बात यहाँ पर क्लियर होगी। क्या क्लियर होगी कि भैया A1 B1 A2 B2 ये सारी चीजें क्या है। अभी इस पे हम एक थोड़ा सा बात करने वाले हैं, इसलिए पहले ही आपको बता देता हूँ कि A1 क्या होता है, B1, ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। किसी इक्वेशन में 2 इक्वेशन आएंगे, दोनों इक्वेशन का आपको नाम रखना पड़ेगा। हाँ, ये पहला टर्म है A, दूसरा टर्म B, तीसरा टर्म C। टर्म के अकॉर्डिंग हमने नाम रखा है A B C, क्योंकि A पहले आता है तो पहला टर्म हो गया, B बाद में आता है दूसरा टर्म हो गया, C तीसरा टर्म है तो 3 हो गया, इसलिए ABC रख दिया। 2 है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2। क्लियर हो गया बात। अब इसको इरेज कर देते हैं। एक आता है हमारे पास यहाँ पर, चलिए इरेज कर दे, ठीक है, ठीक है। तो अब एक यहां से एक क्वेश्चन निकल कर आती है, एक हमारे पास टेबल निकल कर आती है, जिसको बोलते हैं कंपैरेटिव टेबल। अब कंपैरेटिव टेबल का मतलब क्या है? कंपैरेटिव टेबल का मतलब यह है कि कोई चीज कंपेयर करना है भाई, कंपैरेटिव और अलग करेंगे तो कंपेयर प्लस एटिव यानी कंपैरेटिव, ठीक है। तो कोई किसी भी चीज को कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है भैया, बात कर रहे हैं इक्वेशन की, तो हमको इक्वेशन को कंपेयर करना है। कंपैरेटिव टेबल का मतलब क्या है, कोई भी एक टेबल होगी जो कि किसी चीज को कंपेयर करेगी, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन अब कंपेयर किसको करेगी, तो भैया जब बात कर रहा हूं मैं इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की, तो वो एक लीनियर इक्वेशन को दो लीनियर इक्वेशन को क्या करेगी, कंपेयर। भैया एक कैसे कंपेयर करोगे, अगर मान लो मैं इसको कंपेयर करूंगा तो किससे करूंगा, सपोज दैट मैं इससे करूंगा, तो कहीं ना कहीं 2 चीजें हैं ना। मैं क्या कहूंगा कि दिस डस्टर इज हैवियर देन दिस मार्कर, यानी कि इस मार्कर से ये डस्टर जो है हैवियर है, भारी है। तो कहीं ना कहीं मैं इसके करस्पॉन्डिंग में बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि जो डस्टर है या बोलूं, ऐसे बोलूं मैं कि दिस डस्टर इज हैवियर देन दिस मार्कर, इस मार्कर से ये जो डस्टर है ये हैवियर है। कहने का मतलब मेरा है कि मुझे 2 चीज की जरूरत पड़ी रिलेटिव में बताने के लिए, ये हो गया यहाँ पर रिलेटिव। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इसलिए 2 बोला गया, क्योंकि जब अपना कंपेयर करेंगे, जो चीज में कंपेयर करेंगे और वो 2 चीज होगी क्या, तो वो चीजें हमारी 2 लीनियर इक्वेशन होगी। क्लियर हो पा रही बात। अब ये टेबल होती कैसी, एक बार टेबल बना देते हैं। तो कुछ इस प्रकार के हमारे टेबल नहीं बनाते हैं। टेबल क्या बनाए, टेबल वैसे आप बनाइएगा, मैं अब इक्वल में से लिख दूंगा, ठीक है, इक्वल में से लिख दूंगा। अब देखिए समझिए बात को, यहां पर एक होता है हमारा, ये थोड़ा हेडिंग है, यहां होता है पेयर ऑफ, दिख रहा है नहीं जी, बिल्कुल। तो यहां होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, जगह नहीं है। उसके बाद अगला आता है रेशियो, अगला क्या आता है, अगला आता है A1/A2 या A1/A2 होगा, फिर B1/B2 होगा, फिर C1/C2 होगा। तो यहां से एक लाइन ऐसे नीचे चली जाएगी बिल्कुल सेम, यहां से एक लाइन चली जाएगी बिल्कुल सेम ऐसे। उसके बाद हमारा आएगा, या फिर इसको लिखते हैं, इसकी जरूरत भी हमको नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल इसकी जरूरत भी हमको नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। उसके बाद रेशियो होगा यहाँ पर, ठीक है, इसको इतनी जगह दे देते हैं। उसके बाद फिर होगा नेचर ऑफ लाइंस, नेचर ऑफ लाइंस होगा, एक पे हमारा नेचर ऑफ लाइंस होगा। फिर हमारे होंगे फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन। अब देखिए यहां पर एक बात समझिए, क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, रेशियो, नेचर ऑफ लाइंस, फाइनल एक्सप्रेशन। रेशियो क्या होगा, लाइन का रेशियो, इक्वेशन का रेशियो होगा, और यहां पर पेयर दिया जाएगा 2 इक्वेशन का। यहां पर नेचर ऑफ लाइंस होगी, क्या होगी, नेचर ऑफ लाइन। लाइंस का मतलब क्या होता है
यहां से अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी क्या है, दैट इज जो भी दूरी होगी उसको बोल देंगे लाइन। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने वाली लाइन को, जाने वाली डिस्टेंस को लाइन बोलते हैं। उसका नेचर, जैसे एक आदमी का नेचर होता है उसी तरह लाइन का भी नेचर होता है। भाई लाइन अगर कोई ऐसे जा रही, अब मैं कहूं कि ये भी देखो लाइन तो ये भी है, लाइन ये भी है, और लाइन आपकी ये भी है, लाइन आपकी ये भी है, लाइन आपकी ये भी है, लेकिन सब में अंतर है। ये कैसी है, इंटरसेक्टर लाइन है, ये कैसी है, ये एक पैरेलल लाइन है। तो भैया लाइन भले ये नहीं दिख रहा क्या, बिल्कुल, चलिए यहां बताता हूं। देखिए लाइन तो हमारी ये भी है, लाइन हमारी ये भी है, और लाइन हमारी ये भी है, ध्यान समझिए। यानी कि एक के ऊपर एक लाइन भी है, आपस में पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो लाइन तो तीनों है, लेकिन लाइन का नेचर है। ये कैसी लाइन है, ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दिस पॉइंट पर। ये क्या होगा, ये होगा हमारी पैरेलल लाइंस, और ये होंगी जो एक के ऊपर एक चलती हैं, इनको बोलते हैं कोइंसिडिंग लाइन। ठीक है, कोइंसिडिंग लाइंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होती है कोइंसिडिंग लाइन, क्या होती है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट बोल दीजिए, कोइंसिडेंट बोल दीजिए, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अब यहां पर बात समझिए, इन्हीं तीन लाइन का हम यूज करेंगे यहां पर। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, ये हम बता चुके हैं एक बार, लेकिन फिर से रिकॉल कर लीजिए। इंटरसेक्टर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब एक ऊपर एक जाना। अगर मैं यहां पर सॉल्यूशंस की बात करता हूं, क्या बात करता हूं, सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन हमने वहां पर बताए थे जीरोस, जीरोस सॉल्यूशन में कोई अंतर नहीं है। जीरोस क्या होता है, जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं जो उसको सेटिस्फाई कर दे वही हमारा जीरोस होता है। यहां पर होते हैं सॉल्यूशंस। अगर मैं यहां पर एक इक्वेशन लिखता हूं, अगर आपको दिख रहा हो कि 2x + 5y + 6 = 0, तो देख रहे हैं आप यहां पर x और y की कुछ वैल्यू आएंगी, जो वैल्यू यहां पर रखने पर इस चीज को 0 कर देंगी, इस चीज को रखने पर 0 कर देंगी। तो वो हम ये तो हमारे x और y क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशंस हो जाएंगे। चलिए इतना मैं बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे सॉल्यूशंस। अगर लाइंस जितने बार कट करेगी उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। लाइंस फिर से बोल दो, जितने बार कट करेंगे उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। यहां पर एक बार कट कर रही है, इसका मतलब एक सॉल्यूशन। यहां पर देख रहे हैं एक बार भी नहीं कट कर रही है, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर बिल्कुल उसी में चल ही रही है, मतलब हर जगह कट कर रही है, समझिए एक तरह से हर जगह कट कर रही है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अब एक बात आप यहां पर बात समझिए, गौर करिए। गौर करने वाली बात यह है यहां पर, अगर आपको थोड़ा डाउट होगा कि सर ये लाइन क्या बता रहे हैं, तो भैया ये लाइन कुछ नहीं, ये जो हम इक्वेशन बोल रहे हैं उसकी लाइन है। जो इक्वेशन बोल रहे हैं, सपोज दैट मैं कोई इक्वेशन लेता हूं 2x + 3y - 6 = 0। ये अगर कोई इक्वेशन लेता हूं तो इसका कोई एक लाइन होगा। जब मैं x और y में देखूंगा तब इसकी कोई लाइन होगी, कहीं यहां से गुजर जाएगी, कहीं यहां से गुजर जाएगी, कोई भी एक इसकी क्या होगी, लाइन होगी, कहीं से गुजरेगी। तो जहां से गुजरेगी मैं उसी लाइन की बात कर रहा हूं। तो मैं जो इक्वेशन उठाऊंगा, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो वो एक पॉइंट पर कट करेगी, उसे एक सोल्यूशन होगा। पैरेलल कहीं पर नहीं कट करती तो नो सोल्यूशन। वैसे फिजिक्स वाले सर जो है, फिजिक्स वाले भैया जो है आपको बताते होंगे कि भैया पैरेलल लाइन जो होती है वो तो जाके इनफाइनाइट में कट करती है। लेकिन भैया मैं यहाँ पर फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ ये कहता है कि जो पैरेलल लाइन होती है वो कहीं नहीं मिलती है, लेकिन हाँ फिजिक्स बोलता है कि नहीं, पैरेलल लाइन जो होती है वो जाके इनफाइनाइट में मिलती है। तो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका रूल फॉलो करिए। यहाँ पर बोलता है पैरेलल लाइन कहीं पर नहीं मिलती तो नो सॉल्यूशन, वो उसी पर चली रही है कांस्टेंट लाइन, तो दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन उसके होंगे। चलिए अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। देखिए आगे बात करने, आगे चलिए एक ब्रेक लेते हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा एरेज कर दें क्योंकि ये भैया इसको भी तुमको फिलअप करना है। जी बिल्कुल, इसको फिलअप करना है। तो ये समझ में आया, एक बार सर नोट लीजिए, मैं एरेज करने जा रहा हूँ। चलिए चलिए, क्योंकि मुझे यहाँ भी अभी पेयर और इक्वेशन लेना है, मैं कोई दो इक्वेशन लेता हूँ। चलिए एक एनसीईआरटी से उठा लेता हूँ, जो आपके एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना है। क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है x + 3y। क्या लिखा है, x + 3y = 6। अगला क्या लिखा है, 2x - 3y = 12। आप देख रहे हैं कि हमेशा आपको इस चैप्टर में पेयर ही मिलेगा, पेयर में ही मिलेगा, पेयरिंग ही मिलेगी आपको। इसे देख रहे हैं पेयर मिला, तो आपको हर जगह यहाँ पर पेयर ही मिलेगा। आप देख रहे हैं, आप देखते जाएंगे कि हर जगह पेयर ही मिलेगा, बात सही है, जगह पेयर ही मिलेगा। अगला पेयर क्या होगा भाई, तीन कंडीशन बताई ना, एक ये वाली कंडीशन लाइन की, एक ये वाली कंडीशन लाइन की, और एक इसी पर लाइन होने वाली, दो तीन कंडीशन लाइन, तो तीन आपके यहाँ पर रेशियो भी बनेंगे। कौन कौन से, अगला एक एग्जांपल लेते हैं, 2x + 4y
इज इक्वल टू 10। ठीक है, अगला क्या है 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। इसको भी इसे डिब्बे में बंद कर देते हैं और यहां से जोड़ देते हैं। अगली बात क्या आती है, अगली बात ये आती है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 और आता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब देखिए मैंने इसको एनसीईआरटी से इसलिए लिखा ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। भैया एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज फॉलो कुछ भी रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हैं तो ये ना लगे कि क्या भैया लिखा है, तो उसकी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में। तो देखिए वो एनसीईआरटी ने क्या किया, तीन यहाँ पर दो के पेयर में 6 इक्वेशन दे दी। अब बोला कि रेशियो क्या होगा, वही A1/A2 वाला रेशियो बोल रहा है। क्या बोल रहा है, A1/A2 वाला रेशियो बोल रहा है। तो यहां पर अब आप यहां पर एक गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर पहला क्या बनेगा रेशियो कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगला बनेगा A1/A2 इज इक्वल टू जी बिल्कुल हाँ ठीक है, इज इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। और यहां बनेगा A1/A2, अभी मैं साइड जा रहा हूं, इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 बात C2। अभी मैं ऐसा कुछ पेन करूंगा। देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये है क्या, यहां पर बात करते हैं। पहला हमारा दिया गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के इस इक्वेशन का अकॉर्डिंग दिया गया है। यहां पर अगर मैं A1 की बात करूं तो यहां पर कितना है 1, A2 कितना है 2, नॉट इक्वल टू B1 कितना है 3, ये कितना है -3। इसको कट करेंगे तो आ जाएगा -1/1। ठीक है, -1/1। तो देख रहे हैं क्या 1/2 नॉट इक्वल टू 1/2, तो वही चीज हमने लिखा है यहाँ पर, रेशियो बस बात कर ली। अगली बात कर लेते हैं थर्ड वाले की। A1/A2 यहाँ पर क्या है 2/3, फिर यहां पर B1/B2 4/6, C1/C2 10/12। थोड़ा कट कर लेंगे, यहां पर हो जाएगा 2/3, यहां पर हो जाएगा हमारा 2/3, यहां पर हो जाएगा हमारा 5/6। ये हो जाएगा, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। 2/3 इक्वल टू 2/3 नॉट इक्वल टू 5/6, वही आएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, इसको भी रेस कर देते हैं, अगले चीज को समझ लेते हैं। अगली बात ये बोलती है कि ये है A1/A2 4/2 है, B1/B2 6/3 है, और फिर हमारा C1/C2 18/9 है। यहां देखेंगे तो 1/2 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये यहाँ A1/A2 ये सारी चीजें। अब आप समझ में आया कि A1/A2 B1/B2 हमने पहले क्यों बताया, इसलिए बताया कि यहाँ पर आपको बात समझ में आ चुकी। अगर मैं आपसे कहूं भैया, अब देखिए, अब बोल रहे हैं भैया टेबल आती क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन है राइट उत्तापन में। भैया पढ़ क्यों रहे, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि इक्वेशन को देख करके लाइन का पता चल सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इक्वेशन को देख करके लाइन का पता चलना ही क्या है, मतलब कंपेरेटिव टेबल के अकॉर्डिंग पता चलता है हमको कि इस इक्वेशन को देखकर हम बता देंगे इसकी लाइंस क्या होंगी। तो लाइन अभी देख लेना, इसको देखने के बाद बता देंगे इसकी लाइंस क्या होंगी। देखिए यहां पर होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, यहां पर होंगी आपकी पैरेलल लाइंस, यहां पर होंगी आपकी यहां पर क्या, हाँ यहां पर होगा कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, यहां पर कोइंसिडेंट लाइंस होगी। इसके वन सोल्यूशन यानी कि यूनिक सोल्यूशन, भैया एक है तो यूनिक है। पैरेलल लाइंस में नो सोल्यूशन, हमने आपको पहले बताया था, इसमें कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होता है, और कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट होते हैं बहुत सारे से, क्योंकि भैया दोनों एक ही लाइन पर चल रहे हैं। जैसे मान लो ये मार्कर है और आपके लिए मैं ये वाला मार्कर एक और लेकर आता हूं ग्रीन कलर का। ये दोनों आपस पर क्या है, कोइंसिडेंट है। जो इसका होगा वही इसका, जो इसका वही इसका, जो इसका रेशियो वही इसका रेशियो, जो इसका सोल्यूशन वही इसका सोल्यूशन, दैट आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है,
अब बात करते हैं, बात समझिए। अब हमको फायदा क्या हुआ, हमने इसको देखा, हमने लाइंस बताया, हमने इक्वेशन देखी, हमने बता दिया भैया लाइन तो इसकी इंटरसेक्टिंग है। अब भैया हाँ बात तो सही है, लेकिन हम इस चैप्टर में लाइंस की कोई बात करने वाले नहीं, क्योंकि क्लास 9th में ही लाइंस का खत्म हो जाता है। उसके बाद लाइंस से कोई रेट बहुत ज्यादा कुछ मिलता है, क्योंकि 9th में एक चैप्टर होता है लाइंस नाम से शायद कुछ, हाँ एक चैप्टर है 11th में स्ट्रेट लाइन से, लेकिन बाकी आप समझ लीजिए उतना ज्यादा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है लाइंस का हमको कोई काम नहीं, वैसे थोड़ा बहुत काम है, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जा सके भाई किसके द्वारा, बोर्ड के द्वारा, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में। अगली बात, यहां से हम सोल्यूशन का पता लगा पा रहे हैं। अगर हमसे बोर्ड एग्जाम में कोई एक दे दिया जाए और हमसे कह दिया जाए कि भैया आप इसका सोल्यूशन फाइंड करिए, तो सबसे पहले हम दिस मेथड से हम देखेंगे कि भैया उसके सोल्यूशन है कि है भी नहीं। अगर सोल्यूशन होगा तभी तो आएगा ना, अगर सोल्यूशन नहीं होगा तो क्या सोल्यूशन है, कतई सोल्यूशन का नहीं आएगा। तो इस इक्वेशन की मदद से हम सोल्यूशन का पता लगा सकते हैं और हम लाइंस का भी पता लगा सकते हैं कंपैरेटिव टेबल के अकॉर्डिंग। अब आप इसमें याद करने वाली बात क्या है, ये सब याद करने लायक नहीं, तो इक्वेशन चेंज होती रहती है, बस आपको ये इधर का याद करना है। a1/a2 होगा नॉट इक्वल टू, यानी ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन होगी एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सोल्यूशन एक सोल्यूशन होगा। वही चीज इस तरह होगा, तो सही सही आपको पता ही है। फिर से एक बार आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, बाकी आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। ये जो लाइंस वगैरह की सारी बातें हैं, ये डिग्री उग्री सब जितना है सब खाली चैप्टर का नाम छोड़ देंगे, बाकी सारा ये कर देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम कि भैया इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह आते हैं। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैंने लिया है। अब आप कुछ बच्चे सोचते होंगे कि भैया सब एनसीईआरटी क्या कर रहे हैं। नहीं, देखिए एनसीईआरटी से कहता हूं कि देखिए सबसे पहले आपकी जो रहनी चाहिए कि हाँ सबसे पहले मैं एनसीईआरटी सॉल्व करूंगा, उसके बाद कोई और बुक को रेफरेंस करूंगा। क्योंकि पहले क्या था, पहले सीबीएसई बोर्ड से फॉलो करती थी, अब यूपी बोर्ड ने भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया सीबीएसई, सॉरी मतलब कि एनसीईआरटी। और आप सीबीएसई वाले हैं तो आपको तो भैया पक्का होना चाहिए कि आपने एनसीईआरटी पहले फॉलो करें। एनसीईआरटी आपको पूरे सीबीएसई में देखेंगे आपको एनसीईआरटी ही भरी मिलेगी कहीं ना कहीं, और यूपी बोर्ड में बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्या चलता है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। वहां पर लिखा रहेगा बुक में, कोई भी बुक आप ले लीजिए बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। जैसे एक बेस्ट बुक आती है, आप बालाजी आती है, बेस्ट बुक जो है बालाजी आती है, उसमें आप देखेंगे लिखा है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। बेस्ड ऑन एनसीईआरटी मतलब ये एनसीईआरटी पर ही आधारित है, बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आप एनसीईआरटी सॉल्व करिए। चलिए अब आपके लिए मैं एक आरडी शर्मा क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए आरडी शर्मा क्वेश्चन ये है, दो इक्वेशन दी गई है और उन इक्वेशन में आपको सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, इसके सॉल्यूशन है या इसके सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगला मतलब इसी में पेयर में क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है 4x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पर है हमारे पास 8x माइनस 4y माइनस माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, कहां लिख दूं मैं, चलिए यहां लिख देता हूं मैं इस क्वेश्चन को। 11x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां पर है 5x माइनस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसमें देखना है कि इन इक्वेशन को देखते हुए आपकी इनको लाइन पता करना है कि लाइन कौन सी है। लाइन पता करने के लिए वही a1/a2 वाला तरीका, सबसे पहले इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। a1/a2 यानी 5/7 b1/b2 माइनस 4/6। क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं सर, ये आपस में इक्वल नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। वीडियो को स्किप करके आगे ये देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दूं इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और सॉल्यूशन की बात करूं
किसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि इसको आप सॉल्व करेंगे तब आपके सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा, एक ही सोल्यूशन आएगा, इसका ज्यादा नहीं आएगा। ज्यादा का मतलब समझ रहे, एक का मतलब ये नहीं सिर्फ एक्स का आएगा वाई का नहीं आएगा, एक्स वाई दोनों का आएगा लेकिन एक आएगा। अगर सोचे कि कोई और, मान लो अगर इसका आ गया हमारा 5,3 आ गया कि एक्स को हमारा 5 होगा, वाई हमारा 3 होगा, तो सिर्फ यही होगा, इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई कर दे। इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि यूनिक सोल्यूशन सिर्फ एक्स का आ जाएगा वाई के नहीं। अगर ये सोच रहे हैं बहुत ही गलत सोच रहे हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर a1/a2 4/8, उसके बाद b1/b2 -2/4, c1/c2 -6/-12। पहले माइनस से माइनस करेंगे, कुछ कट रहा है 1 2 1 2 1 2, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। वीडियो को स्किप करें, आगे जाएं और देखें कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 कोइंसिडेंट लाइन होती है, और कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके बहुत सारे इनफाइनाइट, कोई गिनती ही नहीं है, इनफाइनाइट है इसके सॉल्यूशंस। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या होगा यहां पर 11/5, उसके बाद यानी कि a1/a2, उसके बाद -2/-4 और -4/-11, माइनस कैंसिल 11/5 नॉट इक्वल टू 2/4, यानी कि फर्दर ये वाला इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपके उस पीरियोडिक टेबल बोल रहा हूं, पीरियोडिक टेबल नहीं, कंपेरेटिव टेबल से आपके इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। किस तरह के, कि भैया आपको दे दिया जाएगा 2-4 इक्वेशन, मतलब पेयर में हमेशा दी जाएगी, पेयर में, क्योंकि भैया पेयर ही है, चैप्टर का नाम ये पेयर, तो हमेशा पेयर में दी जाएगी और आपको सॉल्व करना रहेगा, बताना रहेगा कि सोल्यूशन कितने हैं, लाइंस कैसी है। बता दिया, इसकी लाइन इंटरसेक्टिंग, इसकी लाइन कॉन्स्टेंट, इसकी लाइन इंटरसेक्टिंग। सर एक पैरेलल का एग्जांपल दे दीजिए, एक पैरेलल का ले लो। चलो पैरेलल के लिए आपको एग्जांपल, अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, यहां लिख देता हूं 9x - 3y, 9x + 3y - 2 इज इक्वल टू 0। यहां होगा 18x प्लस, देखिए 18x प्लस, यहां पर मैं लिख दूं 6, चलिए 6y + 4 इज इक्वल टू 0, +4 9 करता हूं, यहां पर लिखता हूं +4 इज इक्वल टू 0। चलिए +4 ले लीजिए। यहां पर क्या हो गया, a1/2 9/18, उसके बाद b1/b2 3/6, c1/c2 -2/4, ये कट जाएगा 1/2, क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू, ये भी कट के 1/2, ये कट के -1/2। क्या भैया इक्वल है, कहता है इक्वल नहीं, माइनस प्लस का भी ध्यान देना है आपको, माइनस प्लस का ध्यान देते हुए a1/a2 इक्वल टू b1/2 नॉट इक्वल टू c1/2, यानी ऐसे इक्वेशन की लाइन पैरेलल होगी, और लाइन पैरेलल होने का मतलब नो सॉल्यूशंस। अब आप इस इक्वेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस इक्वेशन से ले करके आप इसको जो है पूरी जिंदगी सॉल्व करिए, इसके रियल रूट कभी भी नहीं आएंगे, हमेशा कभी आएगा नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं, नो सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन ही नहीं इसके। बताइए ऐसे से इक्वेशन भी होते हैं जिसके सोल्यूशन ही नहीं होते हैं। तो चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं, बस कंपेरेटिव टेबल से बस इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। अब हमारे जो 3-4 मेथड है उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए वो मेथड क्या है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये तो इरेज हो गया है, इसका ले लो भैया। चलिए देखिए, अब हमको यहां तक तो क्लियर हो गया होगा कि जो है हमको 2 इक्वेशन दे दी जाएगी और उसका हम यहां तक पहुंच चुके हैं चैप्टर। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं यहां तक चैप्टर तक पहुंच चुका हूं कि मैं इक्वेशन को देख करके सॉल्यूशंस को पता लगा सकता हूं, इक्वेशन को देख करके सॉल्यूशंस का पता लगा सकता हूं, लेकिन वो सॉल्यूशंस होंगे क्या उनका मैं पता अभी तक नहीं चल पाया है। तो उनको किसी तरह सॉल्व करेंगे, तो 4 मेथड है उसके। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, अभी बता रहा हूं क्या है सब, पहले नोट कर लो। दूसरा होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड,
चौथा होता है हमारा रिड्यूसिंग टर्म मेथड। आप सभी की मैं डिटेल में बात करूंगा, पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड रिड्यूसिंग टर्म मेथड। तब तक मैं अपने इस प्यारे से मार्कर को इंक पिला देता हूं। तो चलिए देखिए यहां पर क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड रिड्यूसिंग टर्म मेथड। सभी को एक एक करके बात करेंगे, सभी के एक आध दो एग्जांपल भी देखते हुए चलेंगे। पहले बता देता हूं आपका जो है एनसीईआरटी में अगर बता दूं सीबीएसई ने जो है बहुत सारे को रिड्यूस कर दिया, मतलब जो है एक्सरसाइज 3.5, 3.6, 3.4 शायद कुछ मतलब 4 एक्सरसाइज कुल मिला के इसमें जो है इस चैप्टर में सिर्फ 5 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में, जिसमें से लगभग 2 या 3 एक्सरसाइज को रिड्यूस कर दिया है। एक 3.1, एक 3.5, एक 3.6, ये 3 को रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन मैं जो है उन सभी को, क्योंकि ये जो है आपके देखिए ये आपको मिलेगा 3.43 में, ये मिलेगा 4 में, ये मिलेगा 5 में, ये मिलेगा 6 में। लेकिन मैं सभी को पढ़ाऊंगा कि आपको कम से कम भैया पता तो हो एलिमिनेशन मेथड क्या है। क्लास 7 में जाएंगे तो वहां पर समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन को, इसको इरेज कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। देखिए भैया सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूशन वर्ड कहां से आया? सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये है, देखिए मेरे पास ये मार्कर है, सर ये मेरे पास ये जो है क्या है? डस्टर है। इस डस्टर को यहां पर रखा हुआ है, इस डस्टर को उठा के यहां पर रखना चाहता हूं। यहां उठाया मैंने, यहां रख दिया, तो मैंने क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया। क्या सब्स्टिट्यूट किया? डस्टर को सब्स्टिट्यूट किया दिस प्लेस बाय दिस प्लेस। यहां से लेकर मैंने यहां से इसको, यहां से लेकर को यहां से मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। यही चीज यहां पर होती है। अब यहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे भैया? यहां पर इक्वेशन होगी तो हम इक्वेशन को सैटिस्फाई, अब इक्वेशन को पूरा नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? इक्वेशन नहीं करेंगे, टर्म को करेंगे। और कहां से कहां करेंगे? एलएचएस से आरएचएस में कर दीजिए, या फिर आरएचएस से एलएचएस में कर लीजिए। यही दो कर सकते हैं, या तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, या तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। बस यही दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो चलिए एक जो है एग्जांपल लेते हैं और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है x + y = 14, x + y = 14। अगला है हमारा x - y = 4, x - y = 4। अब बात समझिए, सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? एक तरफ राइट हैंड साइड, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब आप इसमें जिसमें चाहे उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, चाहे इसको जो आपको अच्छा लगे उसको कर दीजिए। मुझे मेरा मन कर रहा है मैं इसको कर दूं, भैया आप इसे कर दीजिए। यहां पर मैं अगर लिखूं ये वाली इक्वेशन को अगर मैं करूं, यहां बता रहा हूं देखिए, या फिर ऐसे करके मैं यहां पर इसको बता रहा हूं देखिए इस वाली को, तो क्या हो जाएगा? x = 4 + y। कैसे हुआ? x = 4 और इस तरफ माइनस में था, उस तरफ गया प्लस में हो गया। x = 4 + y। अब इसको मैं x की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा भाई दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x। तो क्या हो जाएगा यहां पर? x की जगह पर देखिए इस प्रकार से x + y = 14। x की जगह क्या रखूंगा? 4 + y = 14। यहां पर हो जाएगा 4 + 2y = 14। यहां से हो जाएगा 2y = 14 - 4, 2y = 10, y = 5। भाई डिवाइड होगा ना, y = 5। अब क्या करिए, मुझे y तो मिल गया, मुझे x चाहिए। तो x में यहां पर जो है यहां सॉरी, अब मुझे क्या चाहिए? y मिल गया, मुझे x चाहिए। तो ये y उठा के मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। क्या हो जाएगा? x = 4 + y। तो x = 4 + 5, x = 9। यहां पर देख सकते हैं हमने x और y फाइंड कर लिया। x कितना है हमारा? 9 है, y कितना है? 4 है। पहला टॉपिक है, नया टॉपिक है, फिर भी मैं इसको बता चुका हूं एक बार। जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था, लेकिन फिर से यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लेता हूं। वही चीज है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। किसको मैंने? यहाँ पर हमने y को सब्स्टिट्यूट किया, तो इस इक्वेशन को, इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल दिया गया। और कहां से किया? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कर दिया। फिर हमने उसको इक्वेशन उठा के यहाँ पर पुट कर दिया और हमारा फाइनल इक्वेशन सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए एक और बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि चलिए 3x/2 क्या आता है, 3x/2 माइनस 5y/2 माइनस 5y/2 इज इक्वल टू -2 अगला क्वेश्चन है, अगला सही है x/3 प्लस y/2 x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6 ये हमने उठाया है आपके एनसीईआरटी से। चलिए बात करते हैं कैसे करेंगे, कुछ आइडिया है, मैं बताता हूं। पहले तो भैया इनको एलसीएम वगैरह करके इनको पहले एक सिंपल फॉर्म में कर लो। इसको करूंगा मैं, यहां से मल्टीप्लाई होगा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 2 2 4 4 और 2 8 माइनस का 8 हो गया। ये इक्वेशन बनकर तैयार होगी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 2x इस तरफ से प्लस लगा हुआ है तो प्लस 3y इज इक्वल टू ठीक है 3 6 कैंसिल इज इक्वल टू 13, ठीक है, इज इक्वल टू 13। क्लियर हो पारी बात? बिल्कुल सही सर। अब क्या करेंगे, अब वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैं इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ, रिएक्शन नहीं सब्स्टिट्यूट। एक रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में, सर आपको पढ़ाए होंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वही बार बार केमिस्ट्री मैंने अभी पीरियड टेबल बोला, आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहा हूँ। क्या चल रहा है आज, केमिस्ट्री नहीं मैथ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं, कर दूं मैं इसको? जी बिल्कुल कर दीजिए सर। ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू -8 और प्लस का 10y, यहां से x की वैल्यू हो जाएगी -8 प्लस 10y अपॉन 6। अब इसको मैं उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं x वाली में, यहां हो जाएगा 2x की जगह मैं रख दूं -8, दिख रहा है कि नहीं, यहां पर हर साइड जा रहा हूं, -8 प्लस 10y/6 ऐसे हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर 3 बनाएगा, उसके बाद फिर से सॉल्व होगा तो हो जाएगा -8 प्लस 10y अपॉन 2 और सॉरी अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा फिर इसमें होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा फिर इसमें होगा, और फाइनली हमारे पास y के टर्म में y दोनों ऐड हो जाएंगे। उसके बाद y के टर्म में देखिए इसमें यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस 10y प्लस 3 9y, इसमें मल्टीप्लाई किया ना, अपॉन में 3 इज इक्वल टू 13। उसके बाद क्या होगा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइनली हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 10y प्लस 9y इज इक्वल टू 39, 13 3 39, यहाँ हो जाएगा 10y 19y इज इक्वल टू 39 माइनस प्लस 8, यहाँ हो जाएगा 19y इज इक्वल टू जो भी आया आंसर y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, दो वैल्यू फाइनली हमारे पास आ जाएगी। इरेज कर दे भैया। चलिए तो भैया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बस इतना ही है। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन अगर आप सोच रहे हैं सर वर्ड प्रॉब्लम वाले नहीं करा रहे हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम वाले हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, उसमें यहाँ पर बहुत ही बड़ा लेंदी वीडियो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं उसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इक्वेशन बना रहा हूँ। वैसे भी हमने इक्वेशन बनाया आपको ऑलरेडी सिखाया है। अगली बात करते हैं किसकी, इलिमिनेशन मेथड की। ठीक है, इलिमिनेशन मेथड की। जस्ट अ सेकेंड, चलिए तो इलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं। इलिमिनेशन मेथड है क्या, पहले बात करते हैं। इलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि जब दो इक्वेशन को ये तो उसको प्लस करके या तो उसको माइनस करके सॉल्व कर दो, जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 12y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। मैं क्या, अगर मैं x और y फाइंड करना चाहता हूं तो या तो इनको दोनों को ऐसे प्लस करके सॉल्व कर दो या फिर दोनों को माइनस करके सॉल्व कर दो। ये कहता है एलिमिनेशन मेथड। लेकिन पहले इलिमिनेट करना पड़ेगा। हमारा एक टर्म इक्वल होना चाहिए, चाहे x इक्वल हो, दोनों x इक्वल हो, चाहे दोनों y इक्वल हो या कुछ भी हो। एक टर्म ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट इक्वल होने का कोई मतलब नहीं। x और y का कोई भी एक टर्म इक्वल होना चाहिए, a1 या तो a2 या तो b1 या तो b2 आपस में इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो हो जाएगा मेरा 4x। क्या हो जाएगा फाइनली
हमारा सॉल्व होके यहाँ आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 4x पूरे में होगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 6y और यहाँ पर होगा तो माइनस का 12। तो ये इक्वेशन हमारी 2 से मल्टीप्लाई कर तैयार होगी। अब यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कुछ कैंसिल आउट होगा, कुछ हमारा आंसर आएगा। ये होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। मैंने इसको डिटेल में बात किया है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिए। इक्वेशन को आता हूं मैं 3x - 4y = 20, 3x - 4y = 20। अगला है हमारा क्या, x + 2y = 5, x + 2y = 5, क्या x + 2y = 5, x + 2y = 5। ठीक है, सॉल्व करें भैया इस इक्वेशन को। चलिए सर सॉल्व कर दीजिए। अब आपका मन हो जो कर लीजिए, जैसे मैंने वहां पर सब्स्टिट्यूशन में चाहे जो सब्स्टिट्यूट करो, यहां पर भी जो आपका मन हो वो सब्स्टिट्यूट कर दो। मेरा मन है भैया मैं x को करना चाहता हूं, तो x करना चाहता हूं, तो यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 3x है, तो मैं 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा 3x बन के तैयार हो जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x, वो तो ऐसे आएगी 4y = 20। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 3x, यहाँ पर होगा प्लस 3 2 6 = 15। ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, सिंबल चेंज होता है, सिंबल चेंज होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गए -10y और इक्वल टू ये कट के 15 यानी कि 5। तो y = या फिर हाँ y = 1/2, y = 1/2, वो भी माइनस का 1/2। अब इसको उठा करके आप जिस इक्वेशन चाहें उसमें पुट कर सकते हैं, इसमें चाहे चारों में जहां चाहो वहां पुट कर दो। मैं चाहता हूं मैं यहां पुट कर दूं, इसमें 3x - 4y = 20, तो y की वैल्यू लिख दो -1/2 ही आएगा ना, एक बार देख लेते हैं, y = 5/-10, ठीक है 1/2 ही आएगा। तो यहां से देखेंगे माइनस का 1/2 लिखेंगे, इसमें y में ये हो जाएगा 3x - 4 इंटू माइनस का 1/2, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 का, यहाँ हो जाएगा 4/2, ये हमारा हो जाएगा = 20। ये कैंसिल आउट होगा, तो हो जाएगा 3x + 2 = 20, 3x = 20 - 2, 3x = 18, x = 6। भैया दो वैल्यू आ गई, x = 6, y = -1/2। इरेज कर दे भैया। समझ में आया कैसे एलिमिनेट किया? हमारा इक्वल, अगर इक्वल होगा तो पहले तुरंत सॉल्व कर देंगे। कोई भी एक टर्म एक्स या हो वाई हो, कोई भी एक टर्म अगर इक्वल होगा सॉल्व कर देंगे। इक्वल नहीं होगा तो उसमें जितने से मल्टीप्लाई करना होगा आप कर सकते हैं, जो कि इसको इक्वल बनाता हो। यहाँ से 3 में इक्वल होगा मैं 3 से कर दिया, अगर आप यहाँ 2 से होता होगा तो 2 से, जितने में भी हो रहा होगा मैं उतने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा सॉल्व हो जाएगा। दो इक्वेशन, दो आंसर सोल्यूशन हमारे पास आ जाएंगे। इरेज कर देते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आई होप क्या हो रहा होगा भैया, वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है पहले ही, तो एक बार जल्दी कवर करते हैं। मैंने कहा 30 मिनट में, और लगभग मेरे हिसाब से 40 से 45 मिनट से वीडियो ऐसे ही बन चुकी होगी। चलिए बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। एक इक्वेशन लेते हैं, उसी के उससे सॉल्व करेंगे, एक काम करते हैं, अगर आपको लग रहा हो कि सभी स्टेप से अलग अलग था, तो मैंने जो पिछले वाली इक्वेशन बनाई थी उसी इक्वेशन को इस मेथड सॉल्व करते हैं। पिछली इक्वेशन हमारी क्या थी? 3x - 4y = 20, और क्या था हमारा x - 2y = 5। ये जो था x - 2y = 5, x प्लस था, x + 2y = 5। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब मेरा ये है, जल्दी बता दूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये होता है कि कोई चीज क्रॉस होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या? टर्म होंगे हमारे। कौन से टर्म होंगे? लीनियर इक्वेशन के टर्म होंगे। चलिए बात कर लेते हैं। और बता दूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म कोई पूछ ले तो होता है ax + by + c = 0। ये हमारा होता है लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला बाय 2 वेरिएबल। अगर आप मुझे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का आप बताओ जनरल फॉर्म, तो ना ax + by + c = 0, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इससे ले जा रहा हूं। चलिए देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या? एक आपको इसमें रूल याद करना होगा क्या? 23 12 23 12। ये सीबीएसई बोर्ड वाले याद करो, यूपी बोर्ड वाले याद करो, एसएससी बोर्ड वाले याद करो, कुछ भी याद करो भैया, सभी के लिए वैलिड है, ये सभी के लिए वैलिड है। एग्जाम में ऐसे नहीं लिख के आना, एग्जाम में बाद में इसको इरेज कर देना। मैं बताता हूँ क्या करना है। देखिए सबसे पहले क्या ऐसे लिख देना 23 थोड़ा स्पेस करके, और फाइनली यहाँ पर 12 यानी कि 12, 23 12 ये लिखना है। और इसके बीच में लिखना है x, इसके बीच में लिखना है y, इसके बीच में लिखना है 1। क्या लिखना है? 23 के बीच में 23 के बीच में x,
और 31 के बीच में y, 12 के बीच में 1, ये लिख देना है। अब यहां से एग्जैक्ट शॉर्टकट, 2 का मतलब दूसरा टर्म क्या है, -4/2, माइनस का 4/2। 3 का टर्म, तीसरा टर्म क्या है, 20/5, 20/5, यहां से 20/5। और ये 1 है हमारा, पहला टर्म क्या है, 3/1, और ये क्या है फिर दूसरा टर्म -4/2। एक बात मैं यहां से बता दूं, क्या दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा कि एक बात बता दूं आपसे, क्या करना है, अगर ये कांस्टेंट टर्म हमारा कुछ इस प्रकार होता, क्या होता, -20 - 5 = 0, तो ये वैलिड नहीं होता। आपको हमेशा कांस्टेंट टर्मों को उस साइड में भेजना है, तभी ये इक्वेशन तभी ये इक्वेशन जो है सॉल्व होगी दिस मेथड से, ठीक है। तो =20 = 5। अब चलिए सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना, ऐसे ऊपर x लिख देना है, नीचे से कर देना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 4 = 20, माइनस का 20, बीच में लगेगा माइनस, इसमें देखेंगे तो क्या होगा, 24 = 40, ठीक है, यही होता है। इस तरह हमने बताया था, इसके बारे में लेक्चर हमने इसी तरह बताया था, बिल्कुल हमने इसी तरह बताया कि नहीं बताया था, बताइए एक बार कमेंट करिए। इसी तरह हमने बिल्कुल बताया था, क्या किया, 23 12 यानी 23 12, 23 के बीच में x, 31 के बीच में y और इसके बीच में 1, इस तरह बताया था सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल इसी तरह बताया था। चलिए आगे बात करते हैं, ये हो गया कंप्लीटेड, और यहां पर कॉमा लगा दीजिए, y लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 20 - 3 5 = 15, आगे बात करेंगे 1 लिख देंगे, अपॉन में लिख देंगे, 3 2 = 6, उसके बाद माइनस, लेकिन यहां पर फिर से माइनस है, ये प्लस हो जाएगा और बन जाएगा 4। अगली बात को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा x अपॉन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 60, कॉमा y/5, कॉमा y है ये y/5, कॉमा 1/10। अब क्या करिए, एक बार इनको करिए, फिर एक बार इनको आपस में इंटर रिलेट करिए। पहले मैं x करूंगा तो x अपॉन -60 = 1/10 यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो 10 = 10x माइनस का 60, x माइनस का 6, x माइनस का 6, x माइनस का 6, x माइनस का 6। और फिर से यहां पर अगर x माइनस 6 आ गया, अब इसको कर लीजिए तो y/5 = 1/10, y/5 = 1/10, then 10y = 5, y = 1/2। अभी हमारा y = भैया -1/2 आया था, यहां पर उल्टा आ रहा है, ऐसा कि वहां पर +6 आ रहा था, यहां पर -6 आ रहा है, उसका भी हम थोड़ा भी आपको बताते हैं। यहां हो जाएगा x = -6, कहीं पर गलत हो रहा होगा, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। 5 4 = 20 -24 = 40, ठीक है, 20 and 5 = 15, ठीक है, 2 3 = 6 and 4 1 = 4, ठीक है। इक्वेशन देख लेते हैं, 3/1, सॉरी यहाँ पर पहली इक्वेशन ना, दूसरी इक्वेशन -4/2, ठीक है, और ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर एक गलती ये हो गई, बता देता हूं क्या हो गई। जो हमने आपको इससे पहले बताया था कि ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी, वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट था। क्या अपोजिट था भैया, वो अपोजिट ये था कि हाँ, ये इक्वेशन तभी फॉलो होगी जब इसको एक साइड में करोगे, यानी कि यहां पर हो जाएगा -20, यहां पर हो जाएगा -5। अब सॉल्व कर लीजिए, यहां पर -20, यहां पर -20 -5, बस सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 4 = 20 प्लस का 20, और इसमें करेंगे ये प्लस का 40, ठीक है, प्लस का 60 बन जाएगा, प्लस 60 बन जाएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा। उसी तरह यहां करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 20, ये हो जाएगा प्लस का 15, उसके बाद इसमें करेंगे तो 4 ये वैसे ही रहेगा, और 15, ठीक है। इसको दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5, तो -5 से -1/2 आ जाएगा। क्लियर, ध्यान क्या रखना है, या ध्यान, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा =0 ये इक्वेशन तभी, ये मेथड तभी वैलिड है जब ये आपस में, जब ये एक तीनों टर्म एक साइड होंगे, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म जब एक ही साइड होंगे तभी ये मेथड अप्लाई होगा। चलिए इरेज कर देते हैं, अब एक लास्ट बचा हुआ है हमारा, इसके बाद ये जो है यहीं पर वन शॉट, सॉरी वो जो है माइंड मैप यहीं पर फिनिश हो जाएगा। क्या है,
थोड़ा लेंदी चैप्टर था। अब ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ ये सारी चीजें कट चुकी है यहाँ पे एग्जाम में, लेकिन सीबीएसई वाले ने यूपी वाले थोड़ी कटा, यूपी वाले के इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ी कटा है। तो इसके लिए बता देता हूँ मैं, वीडियो थोड़ा लेंदी, चैप्टर बड़ा है तो वीडियो लेंदी होगा भाई, क्योंकि आप देख रहे हैं रियल नंबर में सिर्फ 4 एक्सरसाइज थी, उसके बाद पॉलिनॉमियल में शायद 4 एक्सरसाइज थी यानी 4 थी, इसमें आपकी 7 एक्सरसाइज है। तो चैप्टर बड़ा है तो वीडियो थोड़ा बड़ी बनेगी। तो चलिए लास्ट में होता है रेड्यूसिंग वाला। क्या है? रेड्यूसिंग टर्म, रेड्यूसिंग टर्म मेथड। ठीक है, रेड्यूसिंग टर्म मेथड। रेड्यूसिंग टर्म मेथड पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसी से हमको ये क्लियर हो जाएगा। वैसे करके आए हैं लेकिन फिर से कर लेते हैं। क्वेश्चन भैया ये है, क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन। चलिए एक आरडी शर्मा क्वेश्चन। क्या है? 2/x इस तरह के दिया जाएगा, 2/x बता रहा हूं क्यों, प्लस क्या है, प्लस 3/y, प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, इज इक्वल टू 13 एंड 5/x सॉरी 5/x प्लस प्लस सॉरी माइनस 4/y, एक मिनट, माइनस 4/y इज इक्वल टू 2। रेड्यूसिंग टर्म, रेड्यूसिंग टर्म है क्या? रेड्यूसिंग टर्म क्या होता है? आपको क्या करना है, लेट करके, मैथ में पूरे में लेट थोड़ी है, मैथ में लेट यहां पर दिया जाएगा, आपको लेट करना होगा, लेट करके आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर भी मैं लेट ही करूंगा। कैसे लेट करूंगा वो मैं भी बताऊंगा, क्या लेट करना है। आप चाहे तो ए से जेड तक का कुछ भी वेरिएबल लेट कर लें, ए टू जेड तक का कुछ भी लेट कर लीजिए। मैं यहां पर पी और क्यू को लेट कर रहा हूं। पी और क्यू क्या है? लविंग वेरिएबल्स हैं। पी और क्यू लविंग वेरिएबल्स हैं। इसमें आप देखेंगे इस इक्वेशन में इस तरह की, क्योंकि भैया एक्स और वाई पहले से दिया गया है तो इसको तो लेट करेंगे नहीं, वरना क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, सेम चीजें आने लगेगी तो वहां पर समझ नहीं आएगा कौन सा एक्स है कौन सा वाई है। तो इसके लिए मैं पी और क्यू लेट रहा हूं। पी और क्यू क्या है? लविंग वेरिएबल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है इसमें? रेड्यूसिंग टर्म तभी फॉलो होगा जब आपके इक्वेशन जो है किसमें दी जाए, जब आपकी जो इक्वेशन है वो दी जाए फ्रैक्शन में। यहाँ पर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर सभी यानी कि सभी चीजें क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रैक्शन में दी जाती है। मैं यहाँ पर पी और क्यू लेट करूंगा, पी और क्यू लेट करने के बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए मैं लेट क्या करूंगा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लिखेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। तो 1/x इज इक्वल टू p, 1/y इक्वल टू q। तो इसको मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, यहां लाऊं मैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/x, यही तो लिखा है, प्लस 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13। यहां क्या लिखा हुआ है, इसको ये लिखा है 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू माइनस का 2। अब कुछ ना करो, 1/x क्या है, p है, 1/y क्या है, q है। ये हो जाएगा हमारा ऊपर वाला 2p प्लस, ध्यान समझिए, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। यहां से लिखेंगे 5p माइनस 4q इज इक्वल टू माइनस का 2। दो इक्वेशन तैयार है। मैं आपको ये होमवर्क देता हूं, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। फिर क्या होगा, चाहे जिस हिसाब करो भैया, चाहे तुम एलिमिनेशन लगाओ, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, चाहे जो लगाओ, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, भी लगाओ, तो आपकी p और q की कुछ वैल्यू आ गई। सपोज दैट मेरी p की वैल्यू आती है 2, q की वैल्यू आती है 3। एक मैं बता रहा हूँ ये आएगी नहीं, हो सकता अभी आए, मुझे पता नहीं है, फिर भी कुछ इसकी वैल्यू होगी। मान लो ये आ गई तो मैं लिख दूंगा 1/x इज इक्वल टू p, तो 1/x इज इक्वल टू 2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, यहां से हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। x की कुछ वैल्यू आ जाएगी और y की कुछ वैल्यू आ जाएगी। जब आप p और q फाइंड कर लेंगे, इसके इक्वल इसको पुट कर देंगे। ठीक है, होमवर्क देता हूं, सॉल्व करना। क्या है, सबसे पहले क्या किया हमने इसमें, रेड्यूसिंग टर्म कुछ नहीं है, रेड्यूसिंग टर्म भैया कुछ नहीं है, बस ये आपको फ्रैक्शन दिया जाएगा, इक्वेशन फ्रैक्शन में इक्वेशन दी जाएगी, उनको सॉल्व करना रहेगा, आपको फाइनली आंसर लाना पड़ेगा। तो ये लेक्चर काफी लेंदी हो भी चुका है, वैसे दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने सारे पॉसिबल से पॉसिबल सभी चीजों को देख लिया है। हमने सारे मेथड देख लिए, कैसे आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 4 मेथड देखे, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और आपके रेड्यूसिंग टर्म मेथड, ये 4 देखे।
अब इससे बाहर से आपको कहीं भी इस भैया अगर फ्रैक्शन देंगे तभी सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको पॉइंट में देंगे डेसिमल देंगे तभी सॉल्व, मतलब कुछ भी दें अब आप सॉल्व कर लेंगे, कोई हमको दिक्कत नहीं है। एक बात और बता देता हूं मैं, फिर हमने कंपेरेटिव टेबल देखा, कैसे हम लाइन पता लगाते हैं, कैसे हम सोल्यूशन पता लगाते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो जाने का वक्त हो चुका है दोस्तों। एक अच्छी सी स्माइल के साथ इस लेक्चर को आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और जाते जाते मुस्कुराते रहें और हंसते रहें, अपने आस पड़ोस को भी, दोस्तों को भी हंसाते रहें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।